आके बिल्कुल मत कीजिए, सुन लीजिए। ये ध्यान से सुनेंगे। हम फ्रिक्शंस के बारे में देख रहे थे। इसमें आपको हमने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस पूरा बताए थे। इसका एडवांटेज क्या होगा फ्रिक्शंस का और डिसएडवांटेज क्या होगा उसके बारे में बात किए थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे भैया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हाँ सर, नमस्कार सर। किसने बोला है? किसने? हाँ हाँ, हम वहां पर रिफ्लेक्शन ही दिए थे, रिफ्रैक्शन कहाँ था? हाँ हाँ, रिफ्लेक्शन ही है उतना ही। नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा सी रिफ्लेक्शन है। हाँ चलिए। अरे चलो, हेलो। अच्छा नहीं, हम बोल। हाँ चलो, चले भैया। हाँ चलो, यहाँ तक कंप्लीट था। ठीक है, आज हम बात करेंगे भैया, सुन लो। आज जितने भी चीज हम बात करने वाले हो भैया, आपको मैं कुछ दिखाने वाला भी हूँ, तो आज थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। आज जो सरफेस आपका एक लाइन रहेगा। आज हम एंगल के बारे में बात करेंगे। एंगल क्या होगा, ऐसे कौन सा एंगल से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को भैया हम मान लो मूव करवा रहे हैं, जिससे कि फ्रिक्शन फोर्स में कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, वो सारे कंडीशन हम देखेंगे। तो हेडिंग रहेगा आपका, सबसे पहला भैया हेडिंग रहेगा एंगल ऑफ, क्या बोले थे, फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन पहले देखते हैं इसको, इसके बाद समझते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझिएगा भैया। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में समझते हैं, क्या होता है एंगल। द एंगल विच, लिखिएगा, द एंगल विच the angle which the resultant of the angle which the resultant of limiting friction, limiting friction and and normal reaction, normal reaction make, normal reaction makes with the makes with the normal reaction, limiting friction and normal reaction make with the normal reaction is called angle of friction, is called angle of friction।
चलिए दो, देखो इधर, ये देखो ध्यान से, ये दोनों कहाँ है, ये ऐसे क्यों रहता है, मतलब डेली बारिश को वो डेली होता है, चलिए देखिए ध्यान से समझना भैया। यहाँ पर हम बात करें एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको कहते हैं, क्या कंडीशन है, उसके बारे में देखेंगे भैया। आपको बोला है द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। क्या बोल रहा है, रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक विथ द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सुन लीजिए भैया, मैं आपको एक और फिर से इसी ये डायग्राम जो बना हुआ है, मैं इसी डायग्राम को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से इधर देखो भैया, थोड़ा लिखना बंद करो, आराम से समझ में आ जाएगा। बंद कीजिए लिखना, देखिए भैया मान के चलते कोई एक बॉडी है, ठीक है, कोई भी एक बॉडी होगा जिसका मास होगा भैया m, है ना, और किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, मान लो किसी टेबल के ऊपर रखा हुआ है ना, ये सरफेस के साथ क्या ये कांटेक्ट में टेबल पे रखा हुआ है, या कहीं पर भी आप नीचे में ओरिजेंटली क्या है कांटेक्ट, ठीक है, समझिएगा। तो ये जो बॉडी है वो क्या करेगा, इसके ऊपर mg फोर्स लगाएगा, वो अपना सेल्फ वेट लगाएगा, जिसको हम एक्चुअल वेट बोलते हैं, है ना। और जैसे ही सेल्फ वेट अप्लाई किया तो भैया न्यूटन्स के थर्ड लॉ क्या बोलते हैं कि जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन में मतलब एक फोर्स आ जाएगा जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे, या रिएक्शन बोलेंगे, या क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल नहीं बोल सकते। अभी फिलहाल बॉडी क्या है, रेस्ट, बॉडी रेस्ट में, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। अगर मूवमेंट कोई नहीं हो रहा है तो इसमें किसी भी टाइप का कोई लिमिटिंग फ्रिक्शन, या अभी कौन सा फ्रिक्शन लग रहा हूँ, स्टैटिक लग रहा हूँ, है ना। अब देखो ये जैसे ही मैं इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा हूँ, मतलब मैंने कुछ फोर्स अप्लाई कर दिया खींचने के, तो क्या होगा, इस फोर्स के जस्ट अपोजिट साइड में एक फोर्स लगेगा, है ना। ये मूव कब होगा, मूव कब होगा, देखो जैसे अगर आपने मान लो एक ऐसा फोर्स लगा दिए जिससे कि बॉडी आपसे हिल भी नहीं रहा, मतलब वो जो बैलेंस जो हो रहा है वो कौन बैलेंस कर रहा है, उसको स्टैटिक फ्रिक्शन उसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। लेकिन वो जैसे ही मूव कर जाए तो भैया कौन बैलेंस करेगा, उसके लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाता है जिसको Fn, है ना। ये फोर्स क्या है, एक टाइप का वेक्टर क्वांटिटी होता है, और मैंने आपको वेक्टर वाले चैप्टर में रिजॉल्व करना सिखाया था वेक्टर, है ना। और अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट की बात करूं तो याद करो मैंने आपको बताया दो टाइप के, एक पैरेललोग्राम वाले कंडीशन और एक ट्रायंगल ट्रेपेजियम का पैरेललोग्राम और ट्रायंगल। तो अगर मैं इसको देखो ध्यान से, इसको कंबाइन करता हूँ इसके साथ तो क्या एक पैरेललोग्राम बनेगा, और ये इसका जो डायगोनल है वो इसके क्या बताएगा, रिजल्टेंट को, अरे हाँ नहीं, है ना। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है भैया, जो रिजल्टेंट जो है रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन और इस रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल होता है, इसी एंगल को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन, समझ रहे हैं, अरे समझिए नहीं समझिए। तो ये जो एंगल है, फिर से सुनना भैया, ध्यान से समझिएगा, फिर से समझिएगा भैया, फिर से समझिए भाई। जैसे देखो ये रिएक्शन होगा, नॉर्मल फोर्स है, हम इधर की बात नहीं कर रहे हैं, ये क्या है नॉर्मल फोर्स है और ये क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो इन दोनों का कुछ ना कुछ रिजल्टेंट तो आएगा ना। रिजल्टेंट के लिए देखो ध्यान से क्या बताएगा, अगर मैं इसको पैरेललोग्राम फॉर्म में इसको कंप्लीट कर रहा हूँ तो ये डायगोनल क्या बताएगा, उसका रिजल्टेंट को बताएगा, है ना। तो इस जो रिजल्टेंट है उसके और ये जो नॉर्मल फोर्स है उसके बीच का जो भी एंगल होगा थीटा, वही एंगल हमें क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में। तो यहाँ पर ये जो थीटा देखो रिजल्टेंट ये है ना, और ये रिजल्टेंट और इस आर मतलब नॉर्मल फोर्स के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो यही थीटा क्या होगा हमारा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। भैया मैथमेटिकली सुन लो, मैथमेटिकली अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये एक ऐसा बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा,
है ना भैया। ये आपको लिमिटिंग फ्रिक्शंस दिया हुआ है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो अगर मैं टेन थीटा की बात करता हूँ तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, रेस होता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शंस अपॉन में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शंस बराबर में क्या होगा, आर होगा। याद करो भैया, हमने आपको कहीं पर बताया थे लिमिटिंग फ्रिक्शंस जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं लिमिटिंग फ्रिक्शंस की बात करूं तो म्यू ऑफ एस इंटू में आर लिखे थे कि नहीं लिखे थे। तो अगर मैं लिमिटिंग फ्रिक्शंस बट्टा में आर कर दे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू ऑफ एस। और म्यू ऑफ एस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पर क्या चेंज किया, एफएल जो लिमिटिंग फ्रिक्शंस अपॉन में नॉर्मल रिएक्शन है, इसको हमने कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या कर दिए, चेंज कर दिए। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, म्यू एस हो जाएगा। तो हमें ये यहाँ पर थीटा निकालना है, तो टेन को इधर कर देंगे तो क्या हो जाता है, वो इनवर्स में चेंज हो जाता है फिलहाल। तो ये जो है टेन थीटा जो आएगा वो किसके बराबर होगा, म्यू एस के। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया, tan इनवर्स ऑफ म्यू एस हो जाएगा। यहां से जो भी थीटा आएगा वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, जल्दी ये फिर से समझाते हैं, ध्यान से देखो, ये फिर से समझाते हैं, ध्यान से देखिए, सुन लो, इधर देखिए। देखो मैंने क्या लिया, एक मान लो ऑब्जेक्ट भैया, ठीक है, और इसको मैंने किसी सरफेस पे ला के रख दिया हूं, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का भैया मास कितना है, m है ना। जब m मास होने की वजह से उसके ऊपर उसका खुद का क्या होगा, अपना एक्चुअल वेट होगा, है ना। तो भैया एक्चुअल वेट के लिए क्या होगा, ये कितना लगाएगा, mg लगाएगा, है ना। और भैया आपने पढ़े न्यूटन्स के थर्ड लॉ, जितना वो एक्शन करेगा उतना ही क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ होगा। तो भैया अगर ये रेस्ट में है, अगर ये बॉडी रेस्ट में है, तो मैंने आपको बताया कि याद करो लिफ्ट वाले केसेस में आर जो होगा mg के बराबर होगा। अरे समझे नहीं समझे, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर रेस्ट की बात करूँ ध्यान से, यहाँ पर एफ फोर्स से अप्लाई मैं इसको मूव करवा रहा हूँ, ये मान लो बॉडी क्या होगा, मूव करने लगेगा, मतलब स्टार्ट हो गया मूव करना। तो इसको कौन बैलेंस करने की कोशिश करेगा, कौन अपोज करेगा भैया, तो एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो क्या करेगा, इसको अपोज करने की कोशिश करेगा। ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो ध्यान से सुनना, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन ये और ये रिएक्शन फोर्स है, इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं, क्या निकालता हूं, इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालता हूं तो रिजल्टेंट क्या बताएगा, इसका ये डायगोनल ही बताएगा। अरे हाँ नहीं, तो इस डायगोनल और इसके बीच का जो भी एंगल होगा वो क्या बताएगा भैया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। किसको बताएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझिए, जल्दी करिए, फिर से चलो देखिए भैया, सुन लो, ये एक आपका सरफेस है मान लो, ठीक है, इसके ऊपर हमने कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसका एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं, एंगल को क्या करें, बढ़ा रहे हैं। देखिए एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है। तो अभी भी क्या बॉडी मूव हुआ, क्या नहीं, बढ़ रहा है, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। अब देखो बॉडी मूव करना स्टार्ट करे, मतलब जिस एंगल पे भैया आपका बॉडी मूव कर जाएगा उस एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा भैया इस चीज को, अब ध्यान से समझिएगा। अगर मान के चलते हैं, सुन लो, अगर देखो एक प्लेन है भैया ऐसा, अगर आपने इस थीटा एंगल पे यहाँ पर रखे थे, कितना एंगल भैया, थीटा एंगल है। अगर आपने कोई बॉडी को यहाँ पर रखे थे और ये बॉडी भैया, आप ऐसा नहीं कि इसके ऊपर मैंने मोबाइल के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा था, ये मैं मोबाइल के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा था क्या, धक्का या कुछ एक्सटर्नल फोर्स, कुछ फोर्स से भी है, एंगल को इंक्रीज करने की वजह से, उनके सेल्फ वेट के वजह से उन्होंने क्या हुआ, नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट किया। तो भैया अगर ये देखो, ये एंगल एक ऐसा एंगल होगा जिसपे ये बॉडी क्या कर देगा भैया, मूव कर देगा। और पता है कितनी वेलोसिटी से मूव करता है, बता देता हूँ, ध्यान से सुनो भैया। इसका परपेंडिकुलर नीचे कितना ऐड होगा, mg होगा ही नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर एक हम एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं भैया, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। देखो अगर ये थीटा एंगल है, मान के चलते हैं, ये कितना है, थीटा एंगल बना रहा है, अगर ये थीटा, ये भी थीटा होता है, तो ये होता है mg cos थीटा
तो भैया ये जो होता है ये mg कितना होता है साइन थीटा। ये बॉडी जो मूव करेगा सडनली वो mg साइन थीटा के समझ में कितने फोर्स से मूव करेगा भैया, mg साइन थीटा के फोर्स से क्या होगा, मूव करेगा, है ना। अगर ये मूव नहीं कर रहा है तब तक नहीं मूव करेगा जब तक आप देखो, जैसे सपोज मान के चलते हैं मैंने 15 रखा था नहीं मूव कर रहा था, मान लो 20 डिग्री रखा फिर भी नहीं मूव किया, 25 किया नहीं मूव किया, 30 कर दिया नहीं मूव किया, भैया 45 कर दिया डायरेक्ट नहीं मूव किया, मान लो 55 किया, अब लग रहा है कि बॉडी मूव कर है ना, बॉडी क्या हो रहा है भैया, मूव करते हैं। मतलब अगर 1 डिग्री भी बढ़ा दी, मतलब मान लो 56 कर दी तो बॉडी क्या जो मूव कर दी, तो वही 56 जो होगा वो क्या होगा आपका एंगल ऑफ समझ में, अरे समझिए, समझ गए ना, लिख सकते हैं। चलिए लिखेंगे भैया आप इसमें एंगल ऑफ रिपोज, हेडिंग डालिएगा एंगल ऑफ रिपोज। एक वीडियो भी दिखाऊंगा, पहले लिख लो फटाफट, एक वीडियो भी देखते हैं। चलिए हेडिंग डालिएगा भैया एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज या ऐसा भी होता है स्लाइडिंग, या इसी को हम एंगल ऑफ क्या बोलते हैं भैया, स्लाइडिंग भी। चलिए लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज भैया, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the maximum angle, the maximum angle, it is defined as the maximum angle of inclination, of inclination, of inclination of a plane, of a plane with the horizontal, with the horizontal, with the horizontal at which a body, at which a body, at which a body placed on it just move, on just, ऐसा लिखेंगे जस्ट बीइंग्स टू स्लाइड, जस्ट बीइंग्स टू स्लाइड, स्लाइडिंग डाउन, स्लाइडिंग डाउन, ये नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, वो स्लाइड करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, डायग्राम एक ड्रॉ कर देंगे। ये आपका एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल थीटा है जो एंगल ऑफ रिपोज कहलाएगा आपको। यहाँ पर भैया आपका एक बॉडी है, इसके ऊपर आपका एक mg लगेगा, mg तो नीचे लगेगा है ना, ये mg है, ये आपको mg cos थीटा बताएगा है ना। ये आपका रिएक्शन फोर्स r होगा। अगर मैं इधर की बात करूँ, अगर मैं इधर की बात करूँ तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर और यहाँ पर mg साइन थीटा। देखिए फ्रॉम डायग्राम के थ्रू भैया फ्रॉम डायग्राम में F बराबर क्या है, mg साइन थीटा है। F बराबर कितना है भैया, mg साइन थीटा, और R बराबर आपको जो होगा वो क्या कहलाएगा, mg cos थीटा। क्या कहलाएगा, mg cos थीटा। आप खुद देखो, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम के लिए मान के चलते हैं तो जितना F है उतना ही क्या होगा, mg cos साइन थीटा होगा, और जितना R है उतना ही क्या होगा, mg cos थीटा। अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं है ना, अगर मैं मान के चलते हैं कि F बाई R को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, जो भी आपका म्यू ऑफ S कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है, बराबर होता है नहीं होता है, आप खुद देख लो। तो ये कितना हो जाएगा, mg साइन थीटा है ना, और बट्टा में कितना होगा भैया, mg cos थीटा। अब आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ से mg कट कर देंगे तो साइन बाई कॉस कितना होता है भाई, अरे साइन बाई कॉस कितना होता है, 10 होता है
है ना, साइन बाई कॉस कितना होता है 10 होता है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये बराबर किसके होगा tan थीटा का। इसका मतलब भैया देखिए, आप ध्यान से देखिए तो tan थीटा क्या म्यू ऑफ s के बराबर हो गया। सेम वही चीज आ गया जो हमने अभी तुरंत पढ़े हुए थे, किसमें, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यही पढ़े थे ना। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोर्ट दोनों क्या है, बराबर, ठीक है। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, म्यू एस हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं थीटा की बात कर लेता हूं तो थीटा क्या हो जाएगा भैया, tan इनवर्स म्यू ऑफ एस हो जाएगा, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ क्या होगा, फ्रिक्शन। तो यहां करेंगे ये जो है ये आपको बताएगा एंगल ऑफ रिपोर्ट, या इसी को स्लाइडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक छोटा सा ब्लॉक, दोनों वुडन ब्लॉक है। हमने क्या किया, इस नीचे वाले ब्लॉक को धीरे धीरे ऊपर कुछ इस तरह से, इसे ऊपर उठाते गए तब तक धीरे धीरे हम उसे लिफ्ट कर रहे हैं, जब तक कि जो ऊपर वाला जो ब्लॉक है ये यहाँ से स्लाइड ना कर जाए। ये कर गया स्लाइड। अब इसे चलिए एक बार रिवर्स में देखते हैं। ये वो सिचुएशन है जहां पर कि ये ब्लॉक स्लाइड करना शुरू किया, और इस तरह के सिचुएशन में यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पर दे रहा है ना, और ये जो एंगल बनेगा यही आपका एंगल ऑफ रिपोज। इसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, समझ में। देखो जैसे कैलकुलेशन भी इसका देख लो, समझ में ये एंगल ऑफ स्लाइड, इसे आप एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग दोनों में से कोई भी कंडीशन बोल सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है, अलग अलग सरफेसेस के लिए जो एंगल ऑफ रिपोज है ये अलग अलग होगा। आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ इन दोनों ब्लॉक्स के बीच जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये अगर काफी ज्यादा होगा तो हमें इसे ज्यादा ऊपर की तरफ उठाना होगा, तब जाके ये स्लाइड करना शुरू करेगा। तो वह एक चीज बता, अगर मैं इसी ब्लॉक के ऊपर भैया इसी पे अगर मैं मान लो एक वो जो टॉय वाला गाड़ी होता है वो रख दे, तो क्या उसका एंगल ऑफ रिपोज क्या बहुत कम होगा, जो वो सडनली क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा ना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ये जो वुडन ब्लॉक है और ये वुडन ब्लॉक है, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा कांटेक्ट में है ना, ये सरफेस एरिया बढ़ रहा है, इसका फ्रिक्शन का भी क्या होगा, बढ़ेगा, इसलिए इसका एंगल ऑफ रिपोज क्या है आपको ज्यादा है, समझ में है ना। जैसे मैंने मोबाइल और इसके बारे में बताया हूँ, तो इसका जो सरफेस जो कांटेक्ट में क्या है ज्यादा है ना भैया, और इसके वजह से ज्यादा सरफेस कांटेक्ट की वजह से कौन सा फ्रिक्शन बढ़ जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का, कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। जल्दी देखो आगे। तो वहां पर एंगल ऑफ रिपोज जो होगा वो ज्यादा होगा। तो ये डिपेंड करेगा दो सरफेसेस के बीच के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के। अब चलिए देख लेते हैं मैथमेटिकली कि ये एंगल इसके साथ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इन दोनों सरफेसेस के बीच जो होगा उनके बीच का रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ चलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो म्यू है, और हमें पता लगाना है वो होगा कितना, या फिर कहें इस एंगल ऑफ रिपोज के साथ उसका रिलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले देखें इस ब्लॉक के ऊपर वाले ब्लॉक पे जो इस पर जो ग्रेविटेशनल पुल है ये फील करेगा। तो इसका मास चलिए मान लेते हैं, इसका मास है m। तो इसका मास अगर m होगा तो ग्रेविटेशनल पुल करेगा ये होगा mg। इस mg को हमें तो परपेंडिकुलर एक्सिस में रिजॉल्व करना होगा, इसका तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट पता करना होगा। कैसे पता करेंगे, ये जो नीचे वाला जो बार है, ये नीचे वाला बार इस ऊपर वाले बार पे फोर्स नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा, जो भी होगा यहाँ इस सरफेस के साथ 90 डिग्री के एंगल, और साथ ही साथ इस पे एक जरूर फोर्स अप्लाई हुआ होगा जिसके कारण कि इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में हुआ होगा। देखिए ये स्लाइड किया इस डायरेक्शन में। वैसे जब हम एंगल ऑफ रिपोज की बात करते हैं तो स्लाइडिंग नहीं होता, एक्सीलरेशन जरूर रहता है। ये जो ब्लॉक होता है ऊपर वाला ये स्लाइड करने के कगार में होता है, इससे थोड़ा सा भी अगर एंगल को हम बढ़ाते हैं तो ये स्लाइड करता है। लेकिन इसका जो टेंडेंसी है ये इस डायरेक्शन में जाने का है, तो जरूर एक फोर्स उसी डायरेक्शन में अप्लाई हुआ होगा। तो यहाँ पर
ये एक कंपोनेंट बनेगा इस mg का, जिसके कारण ये स्लाइड करेगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन जो कि ये नीचे वाला बार है ऊपर वाले बार पे लगाएगा, इसे कौन बनाएगा? इसे बनाएगा इसी mg का और एक कंपोनेंट। तो इसी mg का एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में बनेगा, इसी के कारण ये नॉर्मल रिएक्शन बनेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ, ऊपर वाला जो बार है और ध्यान ये रखिएगा यहाँ पर mg फुल एक्सपीरियंस करना, जिसका एक चीज एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, जो रिएक्शन फोर्स जो होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर हो। अब ऐसा ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर बात किया था, अगर ये सरफेस है और इसके ऊपर ब्लॉक है, इससे जो ये फोर्स, ये मोबाइल इसके ऊपर लगा रहा होगा और ये इसके ऊपर, तो कैसे लगेगा? हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, अगर मैं इंक्लाइन कर देता हूँ, देखो इंक्लाइन करने की वजह से हॉरिजॉन्टल फोर्स तो ये होगा भैया, इस देखो ये जो mg जो है, ये जो mg जो लगाया है, क्या ये परपेंडिकुलर है क्या इसके साथ? नहीं भैया, वो नीचे की तरफ परपेंडिकुलर है ना, ये हमेशा क्या होगा? नीचे होगा, ये सरफेस के पर, लेकिन नॉर्मल क्या है? इस सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर है ना। ये जो नॉर्मल जो लगाया हुआ वो क्या है? इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। याद रखिए, ये चीज सब बहुत छोटा छोटा पॉइंट होता है जो भूल जाते हैं जनरली, कि नॉर्मल जो फोर्स होगा या रिएक्शन फोर्स होगा वो हमेशा हम सरफेस के परपेंडिकुलर यूज करें। क्लियर? चलिए आगे देखिए, मैथमेटिक्स देखिए इस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये जो बार है, ऊपर वाला बार नीचे वाले बार पे इतना फोर्स अप्लाई करना, और नीचे वाला बार ऊपर वाले बार पे इन रिएक्शन इतना फोर्स अप्लाई करना, जैसे कि हम नॉर्मल रिएक्शन करते हैं। तो आप यहाँ जियोमेट्री से प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो एंगल होगा यहाँ पर, ये एंगल ये बराबर होगा इसी एंगल के, ये बराबर होगा थीटा के। जैसे ये थीटा बनेगा वैसे ही हम ये कह सकते हैं, इसे हम रिजॉल्व करेंगे तो हम कह सकते हैं ये होगा mg इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, और ये होगा mg इंटू साइन ऑफ थीटा, और ये वाला तो हमने mg को रिजॉल्व कर दिया दो परपेंडिकुलर एक्सिस। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg इंटू कोसाइन ऑफ थीटा के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो मोशन था, इस ऊपर वाले बार का मोशन, वो इस एक्सिस में इसका मोशन था, तो फिर हम कह सकते हैं इसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, इस परपेंडिकुलर एक्सिस में इस ब्लॉक का या बार का कोई भी मूवमेंट नहीं था। जब इसका कोई भी मोशन नहीं है उस एक्सिस पे, परपेंडिकुलर एक्सिस में, जो हमने बाद में ड्रॉ किया, जो एक्सिस जो कि mg और r के डायरेक्शन में है, तो उस एक्सिस में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए क्या होना होगा? इस फोर्स को इसके मैग्नीट्यूड के बराबर करना, ये ना बराबर r बराबर तो क्या यहाँ है? से mg कह सकते हैं ये r जो है ये बराबर होगा mg कोसाइन ऑफ थीटा। और हमें पता है ये जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है वो होता है नॉर्मल रिएक्शन इनटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ इन दोनों सरफेसेस के बीच जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसका डायरेक्शन होगा इसका मूवमेंट का जो टेंडेंसी है जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन करता क्या है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, या जो रिलेटिव मोशन होने का टेंडेंसी है उसे अपोज करता है। तो यहाँ पर ये फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स, और ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू mg इनटू ये हम जो जैसा लिखे हैं वो अलग अलग करके लिखे, तो डायरेक्ट रिएक्शन जो है वो mg को है। तो ये ब्लॉक ऊपर वाला जो ब्लॉक है ये जस्ट स्लाइड करेगा, मतलब ये स्लाइड करने के कगार में है। तो हम कह सकते हैं ये जो फोर्स है ये इसके जस्ट बराबर है। इन दोनों थोड़ा सा भी अगर हम एंगल को बढ़ाएंगे तो mg इंटू साइन ऑफ थीटा इससे बड़ा हो जाएगा, और ये ब्लॉक जो है ये स्लाइड कर जाएगा। तो अभी ये और ये दोनों एग्जैक्टली बराबर है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि mg इंटू साइन ऑफ थीटा इसे बराबर होना होगा म्यू इंटू mg इंटू कोसाइन ऑफ थीटा के। अब यहाँ इक्वेशन के दोनों साइड को हम mg से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा साइन ऑफ थीटा इज
वही चीज है, आपको कॉस को इधर लेके जाएगा, tan थीटा बाई क्या होगा, tan थीटा बराबर म्यू है, तो हमें सेम कंडीशन है। मिलेगा साइन जैसा जो बताया ना, ये तो देखो ना, कॉस को इधर लेके जाएगा तो साइन बाई कॉस आ जाएगा, और ये किसके बराबर, म्यू के बराबर। तो वही कंडीशन है, यही था भैया आपका एंगल ऑफ रिपोज के लिए जो मैंने अभी आपको समझाया हूँ, यही है आपका एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर है यहाँ तक में, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं।